वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आरएस प्री एग्जाम के लिए हमने जो सीरीज 2003 से 2021 तक पूछे गए क्वेश्चनों की हम चला रखे हैं विगत वर्षों की, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जो भी राजस्थान के पॉलिटिकल के क्वेश्चन आरएस प्री के अंदर पूछे गए हैं 2003 से 2021 तक, उनकी हम चर्चा करेंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम से पहले इनको एक बार जरूर पढ़ें और एक क्वेश्चन को देखें किस प्रकार क्वेश्चन आया हुआ है, उस प्रकार टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार करके आरएस प्री को जो है क्लियर कर लीजिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ये आरएस 2021 में पूछा गया था। तो गुरमुख निहाल सिंह को जो है राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था 1 नवंबर 1956 को। कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अगला देखिए, अगर आप आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन यानी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, जो कि 2011 से लेकर 2023 तक और आगामी जो भी परीक्षाएं होगी हम इसमें डालेंगे। इसमें इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया पॉलिटी, राजस्थान जीके, इंडिया हिस्ट्री, तो सारे इसमें टॉपिक मिलेंगे। प्राइस इसका 100 रुपये है और प्रताप प्लस इसके ऐप को डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज जरूर लें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। अगला क्वेश्चन है कि किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब क्या होगा, इसमें हमें बताना है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ए। यहां जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। अगर राज्यपाल अनुमति देता है तो वह जो अधिनियम बनाया है वो अविधिमान्य नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है अनुच्छेद 200 के अंदर राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। किसके अंदर? ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को क्या है स्वीकृति दे सकता है। एक बार उसे क्या है उसी विधेयक को क्या है पुनः लौटाने की जांच के लिए लौटा सकता है और निश्चित अनिश्चित समय के लिए अपने पास रख सकता है। ठीक है, वो क्या हो रख सकता है? जेपी वीटो यानी गैर सत्य धन विधेयक न हो। ठीक है, ये होना चाहिए। तो अनुच्छेद 200 में आपको याद रखना है विधेयक से संबंधित है, राज्यपाल से संबंधित उसे लौटा सकता है। और राष्ट्रहित में होने वाले अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 201 पूछा जाता है। अनुच्छेद 201 के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रहित में होने पर अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति की स्तुति के लिए विधेयक राष्ट्रपति को भी भेजा जा सकता है। तो 201 के अंदर राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला है 3 नंबर, राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अब तक जो है राष्ट्रपति शासन 4 बार लग चुका है। कितनी बार? 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, मैं बात करूं तो पहले लगा था 1967 के अंदर, जब कौन थे राज्यपाल? कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। याद रखने, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो संपूर्णानंद थे उस टाइम। ठीक है, 1967 के अंदर। फिर लगा था 1977 के अंदर। 1977 में थे वेदपाल त्यागी, वेदपाल त्यागी। फिर लगा था 1980 के अंदर। कब? 1980 के अंदर लगा था, उस टाइम थे रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक थे। उसके बाद लगा था 1993 के अंदर। ठीक है, 1993 के अंदर लगा था, उस टाइम मुख्यमंत्री थे चेन्ना रेड्डी। ठीक है, एम चेन्ना रेड्डी। तो ये क्रम पूछ लिया जाता है 1967, 1977, 1980। यहाँ पे 1992 में सेकंड ग्रेड में अभी एग्जाम में क्वेश्चन दिया था ये। तो उसने क्या किया, 1993 की जगह दो ऑप्शन में 1992 दे दिया और दो में 93, पास पास में ऑप्शन थे ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1993 है ये। 67, 77, 80 और 93। ठीक है, यहां से पूछा जा सकता है। तो सबसे अगर आपसे पूछ ले सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन किसके समय लगा, तो ये रघुकुल तिलक के समय लगा था 111 दिन है। ये लगा था एम चन्ना रेड्डी के समय। एम चन्ना रेड्डी के समय 354 दिन यानी 1 साल तक लगभग, और फिर उसके बाद 111 दिन तक। ठीक है, ये रिपोर्ट आपको याद रखनी है। अगला है कि राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व निम्नलिखित में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे?
ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? जब राज्यपाल बने थे कल्याण सिंह, राज्यपाल के रूप में कल्याण सिंह ने जब नियुक्ति की, तो उससे पूर्व राज्यपाल की कार्यवाही कौन थी? यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे, और ये सेम के सेम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछे जाएंगे, ठीक है, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है आपको। तो कौन थे? राम नायक, ये आपको याद रखना है। जो कहां से थे? राज्यपाल उत्तर प्रदेश से थे। कहां से? उत्तर प्रदेश से थे राम नायक। श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति से पूर्व क्या थे? ये राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे, ये आपको याद रखना। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला है सही उत्तर चुने। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, राज्यपाल होते हैं सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, ये तो गलत हो जाएगा। सभी राज्य व निजी विश्वविद्यालयों के, ये भी गलत है। सभी राज्य विश्वविद्यालयों, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों के लिए। तो इसमें सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों के बनेंगे, सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों के बनेंगे, ठीक है, ये याद रखें। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, ये आपको याद रखें। राजस्थान के राज्यपाल राज्य के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। अगला, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया? ये फिर देखो 2015 में पूछा गया, पहले 2021 में, अब 2015 में पूछा गया। तो कितनी बार? 4 बार मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किस लिए? संवैधानिक स्थिति विफल होने पर यह लगाया जाता है। अगला है कि राज्य विधान परिषद के उत्सदन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये हमें बताना है कि राज्य विधान परिषद के उत्सदन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान की अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में हमें सही बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर सही बात करें तो बी हो जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता या अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये स्पष्ट है कि अनुच्छेद 169 के तहत ये भी आपको याद रखना है कि राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति साधारण बहुमत से संभव है, ये आपको याद रखना है। अगला है कि राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्न में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है? सार्वजनिक निर्माण विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग। तो प्राक्कलन जो समिति है उसके तहत कौन सा विभाग नहीं आता है, ये पूछा इसने। तो गृह विभाग इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो राजस्थान के अंदर प्राक्कलन समिति सरकार की वित्तीय समितियों में से एक है, आपको पता है, ठीक है, वित्तीय समितियां हैं ये। और प्राक्कलन जो समिति है इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य जो है मुद्दा क्या होता है, ये क्या करता है? तो ये संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच करती है, तो सरकार की फिजूल खर्चों पर रोक लगाने का कार्य करती है। कौन? प्राक्कलन समिति का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्न मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो निम्न में से ये मुख्यमंत्री दिए हुए, इनमें से बताना है कि लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हुए हैं। तो इसमें टीकाराम पालीवाल जो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ये लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं, ये आपको याद रखना है। कांग्रेसी सीएम बने थे, ये कांग्रेस के थे, ये भी आपको याद रखना है। एक तो कांग्रेसी सीएम बने थे और आगे जाकर जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं टीकाराम पालीवाल, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके आंसर की हम बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा केवल ए, बी और डी, ठीक है। हम देखते हैं पीछे, तो ए, बी, डी यानी हरिदेव जोशी रह चुके हैं, भैरव सिंह शेखावत रह चुके हैं और बरकतुल्ला खां रह चुके हैं, टीकाराम पालीवाल नहीं रह चुके हैं। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है, तो बात करते हैं क्या है कि विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है
विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो इसमें आंसर ए, बी और सी तीनों हो जाएंगे। ठीक है, इसने पूछा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368, ठीक है, के तहत उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के द्वारा संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो ये सारी बातें सत्य होंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं, एक तो है शिवचरण माथुर और हो जाएंगे अशोक गहलोत। ये क्या है कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। ठीक है, हरिदेव जोशी की बात करें तो ये विपक्ष के नेता रह चुके हैं, विपक्ष के नेता रह चुके हैं, जो कि 1990 से 1992 के बीच में। उसके बाद विपक्ष नेता की बात करें तो सुंदराराजे सिंधिया भी हैं, और शिवचरण माथुर जो विपक्ष के नेता कभी नहीं रहे, ये भी आपको याद रखना है। और 7वीं और 8वीं विधानसभा में एक बार मुख्यमंत्री पद संभाला था शिवचरण माथुर ने। अशोक गहलोत की बात करें तो विपक्ष के नेता नहीं रहे थे, और 11वीं 13वीं 15वीं विधानसभा के समय मुख्यमंत्री थे, ये भी याद रखना है। तो 11वीं और 13वीं और 15वीं क्या थी विधानसभा के समय, ये क्या थे, सीएम थे, ये आपको याद रखना है। तो ये दो थे, एक तो सुंदराराजे और हरिदेव जोशी विपक्ष के नेता थे। अब वर्तमान में बताने हैं कि विपक्ष के नेता कौन है। तो इसका आंसर की बात करेंगे तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष रहे हैं। यानी प्रोटेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रहे हैं पूनम चंद बिश्नोई। कौन रहे हैं, पूनम चंद बिश्नोई। ये कब रहे थे, चौथी विधानसभा, कौन सी, चौथी विधानसभा के उपाध्यक्ष थे 1967-72 के अंदर, 1967-72 के अंदर, ये आपको याद रखना है। और बात करें तो 9वीं जो 10वीं है, 9वीं और 10वीं विधानसभा में ये क्या रहे थे, प्रोटेम स्पीकर रहे थे, प्रोटेम स्पीकर रहे थे पूनम चंद बिश्नोई। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्या रहे थे, प्रोटेम स्पीकर। और 7वीं जो विधानसभा थी उसमें ये ओनली स्पीकर रहे थे। ठीक है, और इसमें पूछा जाता है कि ये परसराम मदेरणा ये कौन है। परसराम मदेरणा ये है 7वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर तथा 13वीं विधानसभा में स्पीकर रहे थे। एक तो क्या रहे थे, 7वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर, और जो 13वीं विधानसभा थी उसमें ओनली ये स्पीकर रहे थे। उसके बाद हम देखें निरंजन नाथ आचार्य की बात करें, ये दूसरी विधानसभा थी, उसमें प्रोटेम स्पीकर रहे थे, और 13वीं विधानसभा में स्पीकर रहे थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और शांतिलाल चंपलोत की बात करें तो 11वीं विधानसभा में ये ओनली स्पीकर रहे थे। इसकी आंसर की हम बात करेंगे तो पूनम चंद बिश्नोई हो जाएगा। अगला है, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है। ठीक है, तो क्या पूछा है कि लोक महत्व के किसी भी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के समय नियम जो संबंध है वो क्या क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें एक तो प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, ये सही है कथन। एक प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, ये गलत है। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, ये कथन सही है। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, तो ये सही है। इसमें ए और बी और डी इसका आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ए, बी और डी, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा ए, सी, डी। ठीक है, बी इसका आंसर गलत था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है, सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी, तो 160। कितनी, 160, ये याद रखना है। और ये कौन सा आयोग है, 1952 का परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 160 निर्धारित की गई थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 1977 में छठी विधानसभा, छठवीं विधानसभा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। छठवीं विधानसभा के तहत परिसीमन द्वारा विधानसभा सीटों की संख्या 200 कर दी गई थी, ये याद रखना। और ये सीधा पूछा जाता है कि कौन सी विधानसभा के तहत विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़ाई गई थी, तो ये छठवीं विधानसभा 1977 के अंदर परिसीमन आयोग द्वारा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अगला है,
राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है और उस पर चर्चा हुई है? कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। लगभग अब मुझे लगता है 5 बार लग चुका है, और तो 4 बार ये, ठीक है। तो 5 बार है लगभग, तो मैं पहला के डाटा आपको बता देता हूँ, 4 बार, ठीक है। तो लगभग मेरे पास रिपोर्ट 4 बार की है, बाकी मुझे लगता है 5 बार। तो 30 जून 2016 तक, 30 जून 2016 तक कितनी बार लग चुका है? 4 बार लग चुका है। 30 जून 2016 तक की रिपोर्ट के बारे में बताएं तो 4 बार जो है लग चुका है। बाकी आप इसके बारे में कमेंट में अच्छी तरीके से लिखिए कितनी बार लग चुका है, कितनी बार नहीं। तो एक देखिए, हम बात करें तो किसके समय लगा था। देखिए 1990 की बात आ रही है। 1990 के अंदर भैरों सिंह शेखावत के समय लगा था, ठीक है। उसके बाद फिर 1990 में भैरों सिंह शेखावत के समय लगा था। फिर उसके 1993 में भैरों सिंह शेखावत के समय, और फिर 2009 में अशोक गहलोत के समय, और अब अशोक गहलोत के समय लगा था, पर मुझे सन याद नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अगला है, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था वह था, तो कौन था? इसमें था राम राज्य परिषद। कौन थी? राम राज्य परिषद। राजस्थान की राज्य विधानसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। 1952 में कितनी सीटों पर? 160 सीटों पर हुआ था। मैंने अभी बताया था, परिसीमन आयोग ने 160 सीटें विधानसभा की तय की थी, ठीक है। उस चुनाव में हम बात करें तो कांग्रेस को कितनी? 82 सीटें प्राप्त हुई थी, ठीक है। कांग्रेस के बाद राम राज्य को कितनी सीटें? 24 सीटें। तो ये आपको याद रखना है, 24 सीटें इनको प्राप्त हुई थी। ये आरएस 2015 में पूछा गया, तो ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को, यानी सूची फर्स्ट है कि 14वीं राजस्थान विधानसभा में 2015-16 के लिए वित्त समितियां और सूची 2 उनके अध्यक्ष से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए, वर्तमान में एक तो थी वित्तीय समितियां, ठीक है, वर्तमान में वित्तीय समितियां, और एक है वर्तमान में वित्तीय समितियां और वर्तमान के अध्यक्ष, ठीक है। इसमें देखिए, लोक लेखा समिति, लोक निगम समिति, प्राक्कलन समिति और प्राक्कलन खैर समिति, ठीक है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हम सीधे आंसर की ही बात करेंगे, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राजस्थान विधानसभा 3 समितियां होती है, ये सही है। वित्तीय समितियों के बारे में 3 समितियां होती है, प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी सही है। समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है, तो ये सारे कथन इसमें सही हो जाएंगे। ए सही है, बी सही है, और सी सही है, और डी सही है। तो 15 सदस्य 1 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है इनका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और डी। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, तो कौन हो जाएगा? महाअधिवक्ता, जिसका उल्लेख 165 में दिया गया है। अगला है, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं, ठीक है। तो कौन रहे हैं? तो जस्टिस फारूक हसन। कौन है? जस्टिस फारूक हसन। अगला है, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? ये नहीं रहे हैं वो है न्यायमूर्ति आर.सी. लोहाटी। तो ये कौन थे? लोहाटी 35वें CJI। कौन थे? 35वें CJI थे ये, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आर.सी. लोहाटी। आगे बात करते हैं, उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। जयपुर पीठ के बारे में विचार करना है, तो देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना 1977 में होती है, ये कथन सही है। आगे बात करें, स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। पीठ की स्थापना का आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत है, ये गलत है। जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसमें डी, यानी ए और बी और डी, ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है, ये आपको याद रखना है। और इसकी प्रधान पीठ कहाँ पे है? जोधपुर में। जयपुर पीठ की प्रधान पीठ है जोधपुर के अंदर, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, ये भी आपको
याद रखना है। इसका आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर ए, बी और डी हो जाएगा। ठीक है, सी इसका आंसर। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 2009 के अंदर। ठीक है, अगला देखिए, जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना, भू राजस्व एकत्र करना। इसमें जो है कथन हो जाएंगे, एक तो कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिला जो कलेक्टर का काम है, एक है पुलिस पर नियंत्रण रखना, और एक है कि विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना। तो इसका ए, बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 1962 में समाप्त कर दिया गया था और 1987 में पुनर्स्थापना इसकी गई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा, ये आपको पता ही होगा। निम्न में से कौन राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना था? राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बने थे श्री के राधाकृष्णन। कौन थे? श्री के राधाकृष्णन। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले पहली महिला, अभी बीएसटीसी में पूछा गया था, पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी, ये आपको याद रखना है। तो कुशाल सिंह। कौन थी? कुशाल सिंह। और वर्तमान में बताना है कि वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था जो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर की बात करें तो ये है अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। ये आपको याद रखना है। अगला है, राजस्थान में उपनिवेशन का मुख्य कार्य होता है। उपनिवेशक का मुख्य कार्य होता है भूमि आवंटन करना। ठीक है, तो उपनिवेशन विभाग की स्थापना की बात करेंगे तो 1955 में हुई थी। ये भी आपको याद है। अगला है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो अधिकतम जो है 8 व्यक्ति। कितने? 8 व्यक्ति। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें हम राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 की बात करें, 2021 पारित की बात करें, तो निगमों में अब मनोनीत पार्षद संख्या हो सकते हैं 12। कितने? 12 हो सकते हैं। ठीक है, कौन हो सकते हैं निगमों में अब मनोनीत पार्षद? ठीक है, पार्षद कितने हो सकते हैं मनोनीत? तो 12 हो सकते हैं। ये आपको याद रखने हैं। बाकी निकायों में भी पहले से दुगने। ठीक है, ये याद रखने हैं आपको। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्त के प्रतिस्थापित किया गया है? ये आपको पता है, अनुच्छेद जो है 89 के तहत। किस धारा के तहत? तो 89 के तहत। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? इसमें कौन सा करता है? यह है राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में रूपांतरण और नियम 2011। ये लागू करता है, राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता सरपंच करता है। कम से कम 5% सदस्य या प्रत्येक ग्राम सभा से 10 सदस्य जो भी कम हो की उपस्थिति संचालन हेतु अनिवार्य होगा इसके अंदर। ये भी आपको याद रखना है। जिला आयोजना समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो ये होते हैं 20 और 3। जिला आयोजना समिति के बारे में बात करें तो इसमें 20 निर्वाचित होते हैं, 3 पदेन होते हैं और 2 मनोनीत होते हैं। यानी कुल सदस्य इसमें 25 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। यह एक जो इसकी बात करें तो जिला आयोजना समिति की बात करें तो यह एक क्या है? संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 जड डी में दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? ये 10 बार चुनाव आयोजित किए गए हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है। और 2020 तक की बात करें तो 2020 तक पंचायती राज संस्थाओं के 11 बार चुनाव किए जा चुके हैं। 11 बार चुनाव किए जा चुके हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत है? ठीक है, कौन है?
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के तहत तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है इस पर अध्यक्ष पद पर होता है, ये आपको याद रखना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है। तो यहाँ से आरपीएससी व राजस्थान मानवाधिकार आयोग सूचना ये मुख्य सचिव के संबंध में पक्का प्रश्न आता है। तो इसके गठन की बात करें तो गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा जारी हुआ, सही है। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, यह भी सही है। और बात करें मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है, यह भी याद रखना है। और इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। तो इसमें सारे कथन जो है सही हो जाएंगे। एक आपको याद रखना है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष थी कांता कुमारी भटनागर, प्रथम अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर। और वर्तमान में इसमें अध्यक्ष प्लस में 2 सदस्य, यानी कुल सदस्य की बात करें तो 3 ही सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। ये आपको डाटा याद रखना है, यानी 3 रखने हैं, ठीक है, 3 याद रखने हैं। और आरपीएससी के कुल सदस्य हैं एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, यानी कुल कितने हो गए आरपीएससी के, तो 8 हो गए। इसके कितने हैं, 3 हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 1999 का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वो कब किया गया था, जब 2019 में संविधान संशोधन विधेयक किया गया था, बनाकर इसकी सदस्य संख्या 2 से 3 कर दी गई है, जिसमें एक महिला सदस्य अनिवार्य जरूरी है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बात करते हैं कि निम्न में से कौन से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था। तो इसमें जस्टिस जो है प्रेमचंद जैन जो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार जो है इसके अध्यक्ष नहीं थे। अगला है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है, निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। आयोग ने मई 2003 से पूर्णतः कार्य करना शुरू कर दिया था, ठीक है, ये इसने पूछा है। तो ये कथन बिल्कुल जो है 2003 से नहीं किया था, 2000 से किया था, ये गलत है। बी नंबर है कि आयोग में एक पूर्वकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। 2019 के तहत आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, ये सही है। ये गलत है पहला कथन। जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश एस गोदारा आयोग के अध्यक्ष थे। ये देखो किस प्रकार कहां से इसने क्वेश्चन पूछा है, तो ये कथन सही है, बिल्कुल ए इसका गलत है। तो इसमें आंसर की बात करें तो बी, सी और डी सही कथन है। निम्न में से किन पदाधिकारी व पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है। तो ये किसके द्वारा जो जांच नहीं की जा सकती है, तो सरपंच व पंच के द्वारा जांच नहीं की जा सकती है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की ये बात है, ठीक है, जिसमें मुख्यमंत्री और एमएलए, न्यायालयों के सदस्य, कार्यकारी सचिवालय कर्मचारी, ठीक है, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य जांच जो है कर सकते हैं। महालेखाकार राजस्थान, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आगे देखिए, सही उत्तर चुने। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी, सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति किसने अनुशंसा की थी, ये की गई थी राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1966-77। भारत, ये इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत प्रशासनिक सुधार आयोग। कौन सा, भारत प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 1970 के बीच में। 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो का गठन किया गया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, ठीक है, तो ये करता है राज्यपाल के समक्ष। किसके समक्ष, राज्यपाल के समक्ष। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, तो डी एस तिवारी। ये आपको याद रखना है, सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरपीएससी का ऐसा अध्यक्ष कौन सा है,
जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था, ये याद रखना है। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष थे। सबसे लंबा कार्यकाल डीएस तिवारी का रहा था। वर्तमान में अध्यक्ष हैं संजय कुमार श्रोत्रिय। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का बदल चुका है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे कम कार्यकाल पूछ ले आपसे, पीसी यादव। कौन है? पीएस यादव। पीएस यादव सबसे कम कार्यकाल। जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग 37 दिन के थे। ठीक है, अगला है सही विकल्प चुने। दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगला है कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। हम बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ था, तो जुलाई 1994 में हुआ था, ये याद रखना है। इसलिए ये पहला कथन गलत है। तो दिसंबर हटाकर जुलाई 1994 में ये किया गया था। 73वें व 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई 1994 में की गई थी, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री प्रेम सिंह मेहरा है। और यह एक सदस्य आयोग होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, राज्य निर्वाचन आयोग की। ये भी आपको याद रखना है। और ये एक संवैधानिक निकाय है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल बी ही सही है। सही उत्तर देना है हमें। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक वैधानिक संस्था है, एक कार्यपालिका संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई है। तो ये एक भारत की जो एक संवैधानिक जो है संस्था है। 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद बात करें, अनुच्छेद 243 के पंचायती राज संस्थाओं हेतु तथा अनुच्छेद 243 जड ए शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। ये याद रखना है आपको, 243 जड ए के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। और 243 के तहत क्या दिया गया हुआ है? पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित था। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार स्थानीय नगर निकाय 2015 के सामान्य चुनाव में राज्य में मतदान दर थी, तो मतदान दर थी 76.19%। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को, राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। इसको पक्का कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं हो? तो राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जो है गठित समिति का सदस्य नहीं होता है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में नहीं दिया गया है? ये एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए राज्य सरकार को परामर्श। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। अब आप देख लो किस प्रकार के टॉपिक आपको पढ़ने हैं, अच्छी तरीके से तैयार कौन कौन से करने हैं। ये देखो 2003 से 2021 तक आपको पता चल रहा है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। अगला है कि निम्न में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन जो है सम्मिलित नहीं है? तो ये नहीं है अभिकरण के कार्य निरीक्षण का प्रावधान। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है वो है स्वर्ण सिंह समिति। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, ये याद रखना है आपको। और इसे रूस के संविधान से लिया गया था मूल कर्तव्यों को, ये भी आपको याद रखना है। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत रखा गया है, ये आपको याद रखना है। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, यह भी पूछा जा सकता है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 को 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था।
और 1976 में 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। ये सारी डिटेलें मैंने आपको बता दी है। इसकी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, आरएस के जितने भी इंडिया के हैं, पॉलिटिकल के हैं और वर्ल्ड वाइड इंडिया जीके है, सारे के सारे आपको जो मैंने टेस्ट सीरीज बताई थी आरपीसी की व RSMSB, वहां पे आपको ये सारी मिल जाएगी। वहां पे अच्छी तरीके से इनको पढ़कर टेस्ट सीरीज भी कर सकते हो, ताकि यहाँ से क्वेश्चन अगर आपका रिपीट होता है तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते रहें और आपके एग्जाम को और बेहतर बनाते रहे, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन उठा रहे हैं और किस प्रकार हमें तैयारी करनी है। तो रट्टाफिकेशन मत कीजिए, क्वेश्चनों को देखिए और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। अब चर्चा करेंगे आगे कांस्टेबल के एग्जामों की, जो विद्यार्थी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं।